जय हिंद डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन भौतिक विभाजन का पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। माउंटेन, हिल्स एंड प्लेटू रीजन, भारत के प्रमुख पर्वत, पहाड़, चोटियां के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन। विशाल मैदान के बारे में यदि बच्चों हम लोग डिस्कशन करें ग्रेट प्लेन के बारे में, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इंडिया के किस पार्ट में हम लोगों को ग्रेट प्लेन रीजन हम लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया के यदि हम लोग मैप में इस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में कल देख लिए थे हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत, और इस हिमालय पर्वत के फुटहिल वाले पार्ट की तरफ यदि हम चलेंगे बच्चों, तो इस हिमालय पर्वत के पदीय क्षेत्र में, फुटहिल बोले तो हम हिंदी में पदीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है, फाउंडेशन है, जहां उसका आधार है, उस आधार वाले क्षेत्र से लेकर तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हिमालय पर्वत का जो फुटहिल रीजन है, पर्वत पदीय क्षेत्र है, वहां से लेकर तो प्रायद्वीपीय जो पठार का उत्तरी भाग है, वहां तक का जो समतल भाग आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग विशाल मैदान या फिर गंगा के मैदान के नाम से भी बच्चों हम लोग इसको जानते हैं। इसी वाले भूभागों को क्या कहा जाएगा? गंगा का मैदान, गंगा का मैदान या विशाल मैदान के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि सर पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, इन सबके बीच में क्या अंतर है? तो बच्चों सामान्य सा इसमें हम लोग देखेंगे, यदि किसी भूभाग की ऊंचाई, यदि किसी भूभाग की ऊंचाई, भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से, सी लेवल से कितना 500 मीटर हो, कितना मीटर हो? 500 मीटर हो, और उसका अपर पार्ट फ्लैट हो, समतल हो, तो उस समतल भूभाग वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। यानी कि आपको साधारण सा ये याद रखना है कि सी लेवल से, समुद्र की सतह से यदि 500 मीटर ऊंचा क्षेत्र है और ऊपरी भाग में कोई चोटी वगैरह नहीं है, समतल है, फ्लैट है ना, आधार वाले भाग के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो ढाल वाले नहीं है बहुत अधिक, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैदान बोल रहे हैं। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो ये गंगा का मैदान है, लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। और इस गंगा का मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों के जलोढ़ के जमाव से हुआ है। किससे हुआ है? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद है, ठीक है, तो उन अवसाद को हम लोग जलोढ़ बोल रहे हैं। तो इस जलोढ़ के जमाव से, इस जलोढ़ के जमाव से किसका निर्माण हुआ है? गंगा के मैदान का। और आज भी हम लोग देखते हैं तो लगभग 2000 मीटर की गहराई तक, लगभग 2000 मीटर की गहराई तक हम लोगों को जलोढ़ के ही निक्षेप इस गंगा के मैदान में या विशाल मैदान वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि गंगा का मैदान, या इसी को हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान भी बोल देते हैं, या विशाल मैदान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से, जिसको हम जलोढ़ निक्षेप भी बोल रहे हैं, एलुवियल डिपोजिशन भी बोल रहे हैं। ठीक है। अब नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो आपके अवसाद है, सेडिमेंट्स हैं, जिनको हम एलुवियल या जलोढ़ बोल रहे हैं, इनके अंदर मिनरल्स क्वांटिटी भी ठीक ठाक होगी। यानी कि इस क्षेत्र में यदि हम लोग देखेंगे तो जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी का उपजाऊपन भी अधिक होगा। उपजाऊपन भी क्या होगा? अधिक होगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्र के आसपास जो हम लोग देखेंगे, अधिकांश जो भूभाग है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। और लगभग जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है भारत का 40 से 42 या 45% तक भी हम लोग कहें तो जो क्षेत्रफल है हमारा, वो ढका हुआ है किस मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर में पाई जाने वाली मिट्टी यही है, और यही मिट्टी का उपजाऊपन भी हम लोग देखेंगे अच्छा मिलता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हम लोग गेहूं की, गन्ने की, आलू की, जौ की, इन सारी फसलों की हम सबसे अधिक क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। और इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में हम लोगों को जनसंख्या घनत्व भी अधिक मिलता है। ठीक है। तो विशाल मैदान की जब हम लोगों ने बात की तो एक हम लोगों को सबसे बड़ा मैदान मिल गया, गंगा का मैदान, और हमने नाम ही इसलिए रखा क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और भी यदि हम लोग मैदान की बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इस पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में राढ़ का मैदान मिलता है हम लोगों को। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में राढ़ का मैदान मिलेगा। ठीक है।
आपसे पूछा जाए राढ़ का मैदान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। अगला यदि हमसे पूछा जाता है सारण का मैदान और मिथिला का मैदान कहाँ है, तो सारण का मैदान और मिथिला दोनों का मैदान आपका बिहार में मिलेगा। सारण का मैदान और मिथिला का मैदान दोनों हम लोगों को कहां मिल रहे हैं, बिहार राज्य में। याद रहेगा बच्चों, राढ़ का मैदान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, और मिथिला और सारण का मैदान कहां पर है, तो मिथिला और सारण का मैदान हम लोग को मिल रहा है बिहार में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में अवध का मैदान, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो रोहिलखंड का मैदान, ये भी हम लोगों को दोनों मैदान कहां मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अवध और रोहिलखंड उत्तर प्रदेश हो गए, सारण का मैदान और मिथिला का मैदान बिहार हो गया, राढ़ का मैदान पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग इस लद्दाख वाले क्षेत्र की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इस लद्दाख वाले रीजन में हम लोगों को कुछ मैदान मिल जाएंगे, जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र में हम देखेंगे तो लिंगीटांग का मैदान, देपसांग का मैदान, देपशांग का मैदान और सोड़ा का मैदान, ये प्रसिद्ध 3 मैदान आपको कहां मिल रहे हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो मेनली हम लोग देख रहे हैं ये हिमालय का फुटहिल वाला पार्ट और प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका उत्तरी वाला जो भाग है ये एक मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र होने के कारण ये जलोढ़ का जमाव वाला क्षेत्र है और अधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है। ठीक है, तो भारत के कुछ प्रसिद्ध मैदान के नाम हम लोगों ने यहाँ पर देखे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में यदि हम लोग जा रहे थे तो अवध का और रोहिलखंड का मैदान है, बिहार में सारण और मिथिला का मैदान है, पश्चिम बंगाल में राढ़ का मैदान है, और लद्दाख में लिंगीटांग, देपसांग और सोड़ा का मैदान है। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने बात कर ली भारत के प्रमुख मैदानी क्षेत्र की कि कौन सा मैदान कहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। यदि हम लोग संरचनात्मक रूप से भी हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने मैदानी क्षेत्र को या विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में हम लोगों ने बांटा है, 4। अब ये 4 भाग हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखें यदि कि मान लीजिए विशाल मैदान को पहले हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं, फिर उनके निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस विशाल मैदान को हम लोगों ने विभाजित किया है 4 भागों में। सबसे पहला जो भाग हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा भाबर रीजन। दूसरा बच्चों हम लोगों को मिलेगा तराई प्रदेश, और तीसरा जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा खादर प्रदेश, और चौथा जो हम लोगों को मिलेगा वो होगा बांगर प्रदेश। तो इस प्रकार से हम लोग संरचनात्मक रूप से देख रहे हैं, निर्माण के आधार पर हम देख रहे हैं, तो हम लोगों ने मैदानी भागों को कितने भागों में बांट दिया, 4। कौन कौन से 4 भाग है, भाबर, तराई, खादर और बांगर, ये 4 हम लोग देख रहे हैं विशाल मैदान के भाग। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है और ये भारत के किस भाग में कहां पर हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है, इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं भाबर प्रदेश पर। तो बच्चों हम लोग सामान्य रूप से देखें तो हम लोग कहेंगे कि ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई माउंटेन हिल्स या मान लीजिए कोई टीला है, पर्वत हो सकता है, पहाड़ी हो सकती है, ठीक है, ये कोई माउंटेन हिल्स रीजन है। और जब इस माउंटेन हिल्स रीजन पर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया काम करेगी, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया। अपक्षय का मतलब होता है, यदि साधारण सा मैं कह दूं तो डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टान का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना या उनका विसंगठन हो जाना, क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए चट्टान का एक टुकड़ा था और ये अपने ही जगह पर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया या डिकम्पोजिशन हो गया, तो हम लोग इसको क्या कह दे रहे हैं, इसको हम कह दे रहे हैं अपक्षय, ठीक है। और ये अपक्षय भी 3 प्रकार से हो सकता है, या तो अपक्षय भौतिक कारणों से हो सकता है, ताप, दाब,
है ना, या फिर घर्षण वगैरह के कारण, या रासायनिक क्रिया के कारण भी हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है, जलीयोजन हो सकता है, कार्बनीकरण हो सकता है, या फिर जैविक क्रिया के कारण भी अपक्षय हो सकता है। ठीक है, तो अपक्षय का एक साधारण सा हम लोगों ने मीनिंग यहां समझा कि डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स, चट्टान का अपने ही स्थान पर इन सीटू पोजिशन हम लोग बोल सकते हैं, अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना या विखंडित हो जाना या विसंगठित हो जाना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और जब ये वेदर्ड मटेरियल अपक्षित पदार्थ या तो वायु के द्वारा या जल के द्वारा या हिमानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये ज्यादा है वेदर्ड मटेरियल, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अपर्दन बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, जब अपक्षित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है हवा के माध्यम से, यानी कि बहुत तेज गति की विंड जो है, यदि हम लोग देखेंगे किसको, सैंड पार्टिकल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। वाटर बाउंड्री या वाटर आपकी जो बॉडी है वो भी ऐसा करती है, बहता हुआ पानी भी ऐसा करता है, या पिघला हुआ जो हिमानी है ग्लेशियर वो भी ऐसा करता है। ठीक है, तो अपक्षय और अपर्दन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। शायद अपक्षय और अपर्दन दोनों आप क्लियर समझ चुके होंगे कि अपक्षय का मतलब अपने स्थान पर टूटना है और अपक्षित पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहला रहा है, अपर्दन कहला रहा है। ठीक है, अब इस अपक्षित पदार्थ का हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग इसको लेके जा रहे हैं तो इसके बीच में जो भी ट्रेवलिंग वगैरह होगी उस बीच में भी कुछ क्रियाएं काम करेगी, जैसे एक अपघर्षण होता है और एक सन्निघर्षण होता है, एक अपघर्षण होता है और एक सन्निघर्षण होता है। ठीक है, अपघर्षण और सन्निघर्षण का जो सामान्य से हम लोग मीनिंग समझे तो जब कोई कण पानी के साथ या नॉर्मली वो फ्लो करके जा रहे हैं, बह करके जा रहे हैं और आपस में यदि टकरा करके टूट जाते हैं, म्यूचुअल फ्रिक्शन उसमें हो जाता है, तो आपस में टकराने के कारण जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे तो उस प्रक्रिया को हम सन्निघर्षण कहते हैं, आपस में टकरा करके टूटना। और जब वो कण पार्टिकल्स जा रहा है और किसी अवरोध से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उस क्रिया को हम लोग अपघर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघर्षण। किसी अवरोध से टकरा करके टूटना अपघर्षण है और म्यूचुअल फ्रिक्शन आपस में टकरा करके टूटना सन्निघर्षण है। तो जब अपर्दित पदार्थ आप लोग देखेंगे अपर्दन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये दो क्रिया भी उसमें काम करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या करेगा, टूटेगा, सन्निघर्षण के कारण और अपघर्षण के कारण। तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, जब इस पर्वतीय क्षेत्र का जो फुटहिल वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, फुटहिल वाला क्षेत्र है, इसके पर्वत का पदी क्षेत्र जो है, इस पर्वत के पदी क्षेत्र में यहां पर क्या होंगे, कंकड़ पत्थर आकर के जमा हो जाएंगे। इस स्थान पर क्या आकर के जमा हो जाएंगे, कंकड़ पत्थर। किस क्रिया के द्वारा आए हैं ये, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा। तो इस कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को हम लोग जो कहां मिलेगा, किसी पर्वत के पदी क्षेत्र में, माउंटेन के फुटहिल वाले रीजन में, पर्वत के पदी क्षेत्र में जाकर के इसका निर्माण होगा। इस कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को हम लोग बच्चों सामान्य भाषा में क्या कह देंगे, भाबर प्रदेश। क्या कह देंगे, भाबर प्रदेश। यानी कि भाबर प्रदेश का निर्माण कहां हो रहा है, तो माउंटेन के फुटहिल रीजन में, पर्वत के पदी क्षेत्र में, जहां कंकड़ पत्थर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो अपक्षय अपर्दन की क्रिया के द्वारा यहां पर पहुंचे हैं। अब यदि मैं कहूं कि जब नेक्स्ट ईयर बारिश वगैरह होगी और इस रेनफॉल वाटर के साथ में, वर्षा जल के साथ में जब इनकी ट्रेवलिंग होगी, जब ये क्या करेंगे, गति करेंगे, तो मैदानी क्षेत्र में जाकर, क्योंकि ये फुटहिल वाला क्षेत्र था, ये पर्वत के पदी वाला क्षेत्र था, और जब इस पर्वत के पदी वाले क्षेत्र से हम लोग कहीं दूर थोड़ा सा आगे जाकर के देखेंगे, 10, 20, 50 किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर आगे, तो जब मैदानी क्षेत्र होगा तो उस मैदानी वाले क्षेत्र में जो फाइन आपका पार्टिकल्स था, जो छोटे छोटे क्ले थे, गाद थी, वो जाकर के जमा हो जाएगी, जिसको हम लोग दलदली मिट्टी के नाम से भी जान रहे हैं, मार्सी सॉइल के नाम से भी हम उसको जान रहे हैं। तो जब आगे मैदानी क्षेत्र में जाकर के इस दलदली मिट्टी का जमा होगा, इस मार्सी सॉइल का फॉर्मेशन होगा, तो इस मार्सी सॉइल वाले रीजन को, इस दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, इस दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। और क्योंकि दलदली क्षेत्र है तो दलदली क्षेत्र आप लोगों को पता ही होगा, अधिक यहाँ पर नमी होगी मिट्टी में,
तो यहाँ पर वनस्पति भी अत्यधिक विकसित होगी, और वनस्पति होगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जीव जंतु भी होंगे। इसलिए ये तराई जो क्षेत्र होता है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध भी होता है। ठीक है, जब हम लोग आगे चलेंगे तो इस क्ले वाले पार्टिकल को, दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र को आगे हम लोग लेकर के नदियों के पानी के साथ यदि लेकर जा रहे हैं, और ऐसा निम्न भूमि वाला क्षेत्र है, लो लाइंग एरिया है। निम्न भूमि का मतलब जिस भूभाग की बहुत अधिक ऊंचाई नहीं है, लो लाइंग एरिया है। और इस निम्न भूमि वाले क्षेत्र में नदियां क्या करती है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष जाकर के जमा करती है। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष वहां पर जाकर के जमा करती है। तो इस निम्न भूमि वाले क्षेत्र में यदि आप लोग देखेंगे, बाढ़ के पानी का प्रतिवर्ष जमाव के कारण वहां हर वर्ष नवीन जलोढ़ का जमाव हो रहा है। तो इस नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग खादर प्रदेश कह देते हैं। तो निम्न भूमि वाले क्षेत्र में जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आकर के नदियां क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, जमा कर रही है। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या आकर के जमा हो रहा है, नवीन जलोढ़, न्यू एल्यूवियल, नवीन जलोढ़, न्यू एल्यूवियल। तो इस नवीन जलोढ़ के जमाव से निम्न भूमि वाले क्षेत्र में, लो लाइंग एरिया, कौन सा एरिया होगा, लो लाइंग एरिया होगा, निम्न भूमि वाला क्षेत्र होगा। इस निम्न भूमि वाले क्षेत्र में इस नवीन जलोढ़ के जमाव से जो भूभाग बनेगा उसको हम लोग खादर प्रदेश कहेंगे, खादर प्रदेश कहेंगे। एक बार से फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसी पर्वत पहाड़ी का वह फुटहिल रीजन, वह पर्वत पदी क्षेत्र जहां पर कंकड़ पत्थर जाकर के जमा हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग भाबर प्रदेश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भाबर प्रदेश। जब भाबर प्रदेश का कंकड़ पत्थर पानी के साथ में आगे बढ़ेगा, अवघर्षण और सन्निघर्षण की क्रिया करेगा और आगे कहीं दूर जाकर के दलदली मिट्टी के रूप में जमा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में, उसको हम लोग तराई प्रदेश कहेंगे। ठीक है, ऐसा निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहां पर नदियां बाढ़ का पानी हर वर्ष जाकर के जमा करती है, जिसके फलस्वरूप वहां पर नवीन जलोढ़ का जमा होता है, ऐसे क्षेत्र को हम खादर प्रदेश कहेंगे। और आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो ऐसा भूभाग जो ऊंचाई अधिक रखता हो, है ना, जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो, हम लोग यहाँ उच्च भूमि या हाईलैंड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ निम्न भूमि की बात हुई थी, वैसे यहाँ उच्च भूमि की बात हो रही है, यानी कि उच्च भूमि हाईलैंड रीजन है, उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ का पानी नदियां हर वर्ष जाकर के जमा नहीं कर सकती है, बहुत अधिक अतिवृष्टि होगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा तो ही वहां पर बाढ़ का पानी जमा होना संभव है। तो ऐसे उच्च भूमि वाले क्षेत्र में कुछ समय अवधि के बाद में, कुछ इंटरवल के बाद में वहां पर फ्लड वाटर डिपॉजिट होगा, बाढ़ का पानी जमा होगा। तो इस उच्च भूमि वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, जहां पर प्राचीन जलोढ़ का जमाव हो रहा है, ओल्ड एल्यूवियल का डिपोजिशन हो रहा है, इस प्राचीन जलोढ़ वाले क्षेत्र को हम लोग नाम दे देंगे बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। ठीक है, तो चारों की हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन या उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले भाबर प्रदेश की जब बात हुई थी तो हम लोगों ने बोला था पर्वत का वह पदीय क्षेत्र, माउंटेन का वह फुट हिल रीजन जहां पर स्टोन और पेबल्स, कंकड़ और पत्थर आकर के जमा हो रहे हैं। इस कंकड़ और पत्थर वाले क्षेत्र के जमाव से, इस कंकड़ और पत्थर वाले क्षेत्र के जमाव से जो मैदानी क्षेत्र बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं भाबर प्रदेश। ठीक है, भाबर प्रदेश के आगे हम लोग चल रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर कंकड़ पत्थर वाले जो भाग थे रेन वाटर के साथ या बहते हुए पानी के साथ जो जा रहे थे फ्लो करके, सन्निघर्षण और अपघर्षण की क्रिया के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और दलदली मिट्टी के रूप में जाकर के जमा हो जाते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग तराई प्रदेश कहते हैं। अधिकांशतः मैदानी क्षेत्र में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, और आगे हम लोग चले जहां पर नदियां हर वर्ष बाढ़ का पानी ले जा करके नवीन जलोढ़ का जमाव करती है, ऐसा निम्न भूमि वाला क्षेत्र खादर प्रदेश कहलाता है। और ऐसा उच्च भूमि वाला क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां प्राचीन जलोढ़ का जमाव होता है, ऐसे उच्च भूमि वाले क्षेत्र को हम लोग बांगर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि जो भाबर प्रदेश होगा इसका निर्माण कंकड़ पत्थर से होगा, इसका निर्माण कंकड़ पत्थर से होगा। तराई प्रदेश का निर्माण दलदली मिट्टी से होगा, दलदली मिट्टी से होगा। खादर प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ से होगा, न्यू एल्यूवियल से होगा। और बांगर प्रदेश का निर्माण प्राचीन जलोढ़ से होगा, प्राचीन जलोढ़ से होगा। ठीक है,
निर्माण के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, किस प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से होगा। अब यदि हम इनके क्षेत्र की बात कर लें कि कौन सा क्षेत्र हम लोगों को कहां पर मिलेगा, तो सबसे पहले यदि भाबर प्रदेश की मैं बात करता हूं तो भाबर प्रदेश कहां पर मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग, शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग, शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग जो सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला है, जो सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला है, उस वाले भूभाग में हम लोगों को क्या दिखाई देगा, भाबर प्रदेश दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, भाबर प्रदेश दिखाई देगा। शिवालिक का दक्षिणी भाग है, शिवालिक हिमालय जो हिमालय का सबसे नवीनतम लेटेस्ट पार्ट है, यंगेस्ट पार्ट है। इस शिवालिक हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, फुटहिल रीजन है, जो सिंधु से तीस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र में हम लोगों को लगभग मिल रहा है, इस भाग में जो हम लोगों को कंकड़ पत्थर जमा वाला क्षेत्र दिखेगा, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, भाबर प्रदेश कह देंगे। ठीक है, भाबर प्रदेश के बारे में एक तथ्य जानना और भी हमारे लिए जरूरी है कि भाबर प्रदेश जो कंकड़ पत्थर स्टोन पेबल्स वाले रीजन से जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, इस कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र में यदि हम छिद्रता देखेंगे, पोरेसिटी देखेंगे, पारगम्यता देखेंगे, परमेबिलिटी देखेंगे तो ज्यादा होगी। इस पारगम्यता अधिक होने के कारण अधिकांश जो नदियां होती है उनका पानी उन पेबल्स परमेबिलिटी वाले पार्ट से इनलैंड ही अंदर फ्लो होता रहता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती है। ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो इनलैंड ही अंदर पानी आपका फ्लो होता है। ठीक है, अब जब भाबर प्रदेश में पारगम्यता ज्यादा है तो हम लोगों को वहां पर नदियां विलुप्त प्राय दिख रही है, लेकिन जब हम तराई प्रदेश में पहुंच जाएंगे तो तराई प्रदेश की जो दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, इसकी पारगम्यता इतनी नहीं है, पारगम्यता कम है। पारगम्यता कम होने के कारण तराई प्रदेश में जो नदियां हैं वो वापस से सतह पर आ जाएगी, सरफेस पर आ जाएगी। जो नदियां हम लोगों को भाबर प्रदेश में विलुप्त दिखाई दे रही थी, वह नदियां तराई प्रदेश में पुनः हम लोगों को दिखाई देगी। आप लोगों ने शायद एक टर्म सुना होगा, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंतः प्रवाह नदी। तो ऐसी नदियां जो सागर महासागर खाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है, अपने पानी को किसी कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र में या हम लोग बोल देंगे सैंड पार्टिकल्स वाले रीजन में क्या करती है, अंडरग्राउंड या जो हमारा भूम जल है उसी में क्या कर देती है, समाहित कर देती है। ऐसी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः प्रवाह नदी हम लोग बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम उसको बोला जाता है। ठीक है, तो किस प्रदेश में प्राय नदियां विलुप्त हो जाती है, भाबर प्रदेश में। कारण पूछेगा, पारगम्यता अधिक है। किस प्रदेश में नदियां पुनः सतह पर आ जाएगी, तराई प्रदेश में। कारण क्या है, क्योंकि इसकी पारगम्यता कम है। ठीक है, और जो तराई प्रदेश होगा ये कहां पर मिलेगा, तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में। भाबर के दक्षिण में कौन सा प्रदेश हम लोगों को मिलेगा, तो भाबर के दक्षिण में हम लोगों को मिल जाएगा तराई प्रदेश। जिस प्रकार से शिवालिक के दक्षिण में हम लोगों ने क्या देखा है, भाबर प्रदेश देखा है, उसी प्रकार से भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई प्रदेश दिखाई दे रहा है। एक चीज और हम लोग इस तराई प्रदेश की थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जैव विविधता का भी भंडार होता है, बायोडाइवर्सिटी भी हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिलती है। ठीक है, और इस तराई प्रदेश वाले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ वेजिटेशन, प्लांट के स्पीसीज वगैरह भी मिल जाएंगे और एनिमल्स के भी हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्रजातियां मिल जाएगी। तराई प्रदेश के बाद हम लोग खादर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे जो नवीन जलोढ़ है, जहां पर बाढ़ का पानी हर साल नदियां जाकर के जमा कर रही है, जिसको हम नवीन जलोढ़ बोल रहे हैं, इसके जमाव से हम लोगों ने खादर प्रदेश का निर्माण करवाया है। और ये नवीन जलोढ़ या खादर प्रदेश हम लोगों को कहां मिलेगा, जहां नदियों के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जहां नदियों के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जहां नदियां सागर महासागर खाड़ी में गिरने से पहले अपने साथ जो अवसाद लेकर गई थी, उस अवसाद का यदि त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में यदि निक्षेप या जमाव कर देती है, तो उस संरचना को हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है बच्चों के, जरूरी है वहां पर के ट्रायंगुलर शेप में ही डिपोजिशन हो। डेल्टा के भी अलग अलग प्रकार हम लोग देखते हैं, चापाकार डेल्टा होता है, पक्षी के पैर के समान डेल्टा होता है। ठीक है, ज्वारनद प्रकार का डेल्टा होता है। तो हम लोग डेल्टा के भी कुछ विशेष प्रकार देखते हैं उनकी आकृति के शेप के बेसिस पर। ठीक है, तो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, खादर प्रदेश मिलेगा। और कौन कौन से डेल्टाई क्षेत्र हो सकते हैं, तो हमारे भारत में हम बोल सकते हैं कि गंगा नदी,
वह ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ मिलता है हम लोगों को? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। और यदि इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो इसका कुछ भाग हम लोगों को कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल करके सुंदरवन का डेल्टा बना रही है ना, जिसका कुछ भाग हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है और बाकी बांग्लादेश में, इसीलिए हम बांग्लादेश को डेल्टाई देश भी बोलते हैं। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा मिल गया। और इसके अलावा हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा भी हम लोगों को मिलता है। कृष्णा व गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा व गोदावरी नदी का डेल्टा। ठीक है, तो दो प्रकार के डेल्टा हम लोगों को यहां दिख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में और एक पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में। इसका तो सुंदरवन नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि सुंदरवन का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर केजुरीना, केवड़ा, बेंदी, सुंदरी नामक हम लोगों को वहां प्रजातियां मिलती हैं फॉरेस्ट वनों की, इसीलिए हम लोगों ने सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम रख दिया सुंदरवन का डेल्टा। अब ये नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र होगा ये अत्यधिक उपजाऊ भी होगा। ठीक है, इस मैदानी क्षेत्र की जो उपजाऊ क्षमता होगी वो अधिक होगी। इसकी उपजाऊ क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि यह क्षेत्र क्या कर रहा है? हर वर्ष नवीन जलोढ़ की प्राप्ति कर रहा है, इसलिए यहाँ मिनरल्स ज्यादा क्वांटिटी में होंगे और इसकी फर्टिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, उपजाऊपन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम प्राचीन जलोढ़ की बात कर रहे थे, तो प्राचीन जलोढ़ कहाँ मिलेगा? तो प्राचीन जलोढ़ हम लोगों को मिलता है नदियों के दोआब क्षेत्र में। नदियों के दोआब क्षेत्र में, जहां नदियां अंतिम बिंदु में, जहां सागर महासागर खाड़ी में जाकर के गिर रही थी और गिरने के पहले जब वो निक्षेप का जमाव कर रही थी ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार में, तो उसको हम डेल्टा कह रहे थे। लेकिन दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र या दो सहायक नदियों के बीच वाला क्षेत्र जिसको हम दोआब कहते हैं, क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। वह सर्वोत्तम उदाहरण होता है बांगर प्रदेश का, बांगर रीजन का। ठीक है, अब बांगर में क्योंकि प्राचीन जलोढ़ है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल वहां पर है, इसलिए इसकी फर्टिलिटी कम होगी, उपजाऊपन कम होगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन से दोआब क्षेत्र हम लोगों को मिलते हैं। तो यदि हम लोग दोआब क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो यदि उत्तर भारत वाले क्षेत्र में हम लोग यदि यात्रा करेंगे तो यहां पर हम लोगों को एक नदी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देगी। पहले मैं एक छोटे से मैप पर रिवर का लोकेशन बता दे रहा हूं, फिर हम लोग दोआब क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में। यहां से एक नदी निकल करके जाती है सिंधु, अरब सागर में जाकर के गिर जाएगी। सिंधु में एक नदी जाकर के गिरेगी चिनाब, चिनाब में एक नदी जाकर के गिरेगी झेलम, झेलम में एक नदी जाकर के गिरेगी, चिनाब में एक रिवर नीचे से जाकर गिरेगी जिसका नाम होगा रावी, और रावी के नीचे हम लोग देखेंगे तो एक बड़ी नदी आएगी सतलज, और सतलज में एक नदी आकर के गिर जाएगी ब्यास। तो इस प्रकार से ये जो नदियां हैं ये मिलकर के दोआब क्षेत्र बनाएगी। अब इन नदियों का यदि हम लोग देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले यहाँ पर ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी में फिर हम लोग ये ला करके गिरा दिए हैं चिनाब नदी को। ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी में हम लोगों ने ला करके यहाँ गिराया है झेलम नदी को, और चिनाब नदी के दक्षिणी वाले क्षेत्र से हम लोग लेकर के आ रहे हैं एक रावी नदी को, और रावी नदी के नीचे हम लोग लेकर के आए हैं सतलज नदी को। ठीक है, और रावी और सतलज के बीच में हम देखेंगे तो एक व्यास कुंड से व्यास नदी निकल करके आएगी जो हरी के बैराज या कपूरथला के पास जाकर के गिर जाएगी सतलज नदी में। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सिंधु नदी को लेकर आना है, अरब सागर की में जाकर के गिराना है, फिर सिंधु में आपको लाकर के गिराना है चिनाब नदी को। ठीक है, चिनाब नदी के उत्तर वाले भाग से पहले आपको लाना है झेलम नदी को, और चिनाब के दक्षिण वाले भाग से आपको लेकर आना है रावी और सतलज को, और सतलज में लाकर के गिरा देना है व्यास को। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां कुछ इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग देखेंगे यहाँ तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का ये जो दोआब होगा, इस दोआब को हम कहेंगे सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, सिंधु सागर दोआब
किन नदियों के बीच में है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में है। ठीक है, आप देख रहे होंगे सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब दिखाई दे रहा है हम लोगों को? सिंधु सागर दोआब। फिर हम लोग देखेंगे ये झेलम नदी है और ये चिनाब नदी है। ठीक है, तो झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का जो दोआब होगा इसको कहा जाएगा छाज दोआब, छाज दोआब। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे चिनाब और रावी, चिनाब और रावी नदी के बीच का जो दोआब है इसको हम कहेंगे रेचना दोआब, रेचना दोआब। फिर व्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब है इसको कहा जाएगा बारी दोआब, बारी दोआब। व्यास और सतलज नदी के बीच का जो दोआब है इसको कहेंगे बिस्त दोआब। क्या कहेंगे इसको? बिस्त दोआब। यदि आप लोग इसको इंग्लिश के अल्फाबेट से समझना चाहेंगे तो शायद हो सकता हमारी राह और आसान हो जाए। जैसे ये इंडस रिवर है और ये झेलम रिवर है, तो इंडस को अभी हमने हिंदी में सिंधु बोला है, तो इंडस और झेलम या सिंधु और झेलम नदी के बीच का तो कौन सा होगा? सिंधु सागर दोआब होगा, सिंधु सागर दोआब होगा। ठीक है, फिर हम लोगों से पूछ लिया जाए झेलम रिवर और चिनाब रिवर के बीच का कौन सा है? तो झेलम और चिनाब रिवर के बीच का जो दोआब होगा उसको हम छाज दोआब कहेंगे, छाज दोआब हम लोग कहेंगे, है ना। चिनाब का हम सी ले लेंगे और झेलम का हम जे ले लेंगे, तो कुछ इस तरह से हम लोग छाज का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे चिनाब रिवर, चिनाब रिवर और उसके नीचे रावी रिवर, रावी रिवर, तो इन दोनों के बीच में जो दोआब होता है उसको हम रेचना दोआब बोलते हैं, रेचना दोआब। ठीक है, रावी और सी से हम चिनाब बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर ई एन और ए से तो कोई नदी हम लोगों को मिल नहीं रही है। फिर हम लोग रावी और ब्यास रिवर के बीच में हम जाएंगे, रावी और ब्यास रिवर के बीच में जाएंगे तो इसको हम लोग बारी दोआब कहेंगे, बारी दोआब। बी फार ब्यास याद रख लेंगे, आर फार रावी याद रख लेंगे। ठीक है, और यदि हम लोग ब्यास और सतलज नदी के बीच में जाएंगे, ब्यास और सतलज के बीच में, तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। बी फार हम लोग यहाँ ब्यास रख लेंगे और एस फार हम लोग यहाँ सतलज नाम याद रख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को 5 ये दोआब दिखाई दे रहे हैं। सिंधु सागर दोआब, दोआब हम लोगों ने भी कहा है दो नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है या दो सहायक नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है जिसको हम दोआब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोआब कह रहे हैं। कितने दोआब हम लोगों को मिल रहे हैं यहाँ पर? सिंधु सागर दोआब किस किस नदी के बीच में है? झेलम और सिंधु नदी के बीच में। छाज दोआब कहाँ पर है? तो चिनाब और झेलम नदी के बीच में है। रेचना दोआब तो रावी और चिनाब नदी के बीच में है। बारी दोआब तो ब्यास और रावी नदी के बीच में है। बिस्त दोआब तो ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। हमसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोआब को अरेंज करने के लिए भी उत्तर से दक्षिण में दिया जा सकता है कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा दोआब क्षेत्र आपको पहले मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दोआब क्षेत्र से भी स्पेशली हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन दो नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, किस नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों कि सबसे पहले हम लोगों ने मैदान किसको कहा था? ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सी लेवल से 500 मीटर ऊंची हो, समतल फ्लैट हो, उसको हम लोग मैदान कह रहे थे। और यदि आप लोग देखेंगे भारत का जो कुल हम लोगों को भौगोलिक क्षेत्र मिलता है उस कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43% जो आपका भाग है वो मैदान है। क्या है? मैदान। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो मैदानी क्षेत्र है, तो लगभग 43%, 43% जो क्षेत्र है हमारा वो किस में है? मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, तो मैदान हम लोगों ने कहा 500 मीटर ऊंचा क्षेत्र जो समतल है तो उसको हम मैदान कह रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा मैदान हम लोगों ने गंगा का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या इसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु के मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ के जमाव से हुआ है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यदि हम आज भी खुदाई हम लोगों को किए, कई सारी जगह एविडेंस देखें तो लगभग 2000 मीटर की गहराई तक भी हम लोगों को किसके जमाव मिले हैं? जलोढ़ के जमाव मिले हैं। ठीक है,
फिर हम लोगों ने कुछ और मैदानी क्षेत्र के निर्माण के बारे में देखा, कौन कौन से क्षेत्र का निर्माण कहाँ हुआ है। तो राढ़ के मैदान का पश्चिम बंगाल में, मिथिला और सारण के मैदान का बिहार में, अवध और रोहिलखंड का मैदान उत्तर प्रदेश में, लिंगीटान, देवशांग और शोड़ा का मैदान लद्दाख में। और फिर हम लोगों ने संरचनात्मक रूप से या निर्माण के आधार पर जब हमने विशाल मैदान के कितने भाग देखे, 4। कितने भाग हम लोगों ने देखे, 4 भाग। तो हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अब इस खादर और बांगर के बारे में एक चीज और मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि जब बहते हुए पानी के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ संरचनात्मक स्ट्रक्चर वाले यदि हम लोग लैंड फॉर्म देखेंगे, कुछ स्थल आकृतियां देखेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर कहां प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में, तो जो उसका फुटहिल रीजन होता है, जो उसका फुटहिल रीजन होगा, इस फुटहिल वाले रीजन में आप लोग देखेंगे जो डेंसर पार्टिकल होंगे, जो आपके अधिक घनत्व वाले कण होंगे, वो वहीं छूट जाएंगे। और उन डेंसर पार्टिकल्स अधिक घनत्व वाले क्षेत्र के कारण जो वहां पर निक्षेप आपका मिलेगा, उसको हम लोग जलोढ़ शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु कहते हैं। इंग्लिश में उसको एल्यूवियल कोन कहा जाता है। ठीक है, जहां पर्वतीय क्षेत्र खत्म होगा और मैदानी क्षेत्र शुरू होगा। लेकिन यही नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने साथ लाए गए जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, कम घनत्व वाले जो कण हैं, जहां जिनका ये फैलाव कर देगी, उस कम घनत्व वाले दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र को हम लोग जलोढ़ पंख या एल्यूवियल फेन कहते हैं। जलोढ़ पंख या एल्यूवियल फेन के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, नदी के रेफरेंस में भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो जब वो मैदान में प्रवेश करती है, उस प्रवेश करने के पहले जहां पर्वत को छोड़ेगी वहां पर डेंसर पार्टिकल्स, हेवी पार्टिकल्स, अधिक घनत्व वाले जो कण हैं उनका जमाव कर देगी और उन कणों के जमाव से जो आपका लैंडफॉर्म एक स्थल आकृति वहां पर हम लोगों को दिखाई देगी, उसका नाम रखेंगे जलोढ़ शंकु। और जब वो आगे लाइटर पार्टिकल्स को जाकर के फैलाएगी, जमा करेगी, तो उसको हम कह देंगे जलोढ़ पंख। अब हम लोगों से साधारण सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक से अधिक वहां पर जलोढ़ शंकु हो, तो उन जलोढ़ शंकु के मिलने के कारण, जब बहुत अधिक जलोढ़ शंकु आपस में मिल जाए तो उनके मिलने के कारण किसका निर्माण होगा? तो हम कहेंगे भाबर प्रदेश का निर्माण होगा, है ना। जलोढ़ शंकु के आपस में मिल जाने से किसका निर्माण होगा? भाबर प्रदेश का। और जलोढ़ पंख के मिलने के कारण या जलोढ़ पंख के एक से अधिक क्षेत्र के आपस में मिलने के कारण किसका निर्माण होगा? तराई प्रदेश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? तराई प्रदेश का निर्माण होगा। ठीक है, तो जलोढ़ शंकु डेंसर पार्टिकल रीजन है, अधिक घनत्व वाले कण हैं जो पर्वत के फुटहिल वाले क्षेत्र में जमा हुए हैं, जैसे भाबर प्रदेश बना है। और जलोढ़ पंख एक दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र जैसा हम इसको मान सकते हैं, जो कहीं दूर जाकर के माउंटेन वाले क्षेत्र से जमा हो रहा है, जिसको हम लोग एल्यूवियल फेन या जिसको हम तराई रीजन भी कह रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो जो खादर बांगर वाला क्षेत्र होता है, खादर लो लाइंग एरिया होता है और जो बांगर है वो हाईलैंड होता है। ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है और ये निम्न भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, स्लोप जो रीजन होता है, इस स्लोप रीजन को हम लोग खोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ ये टर्म्स होते हैं जो हम लोगों से हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर या हम लोगों से वनडे एग्जाम हमारे जो होते हैं उसमें हम लोगों से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है हम लोगों से पीएससी में भी 3 मार्कर के फॉर्म में इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर देकर के उसके ऊपर हम लोगों से डेफिनेशन लिखवाई जा सकती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भौगोलिक विभाजन का जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। उस टॉपिक का नाम था आज हमारा विशाल मैदान या ग्रेट प्लेन। फिजिकल डिवीजन, भारत का जो भौगोलिक हम लोग विभाजन पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन कर रहे हैं, आज उसका हम लोगों ने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। कल हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। बच्चों जरूर इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अपने सामने आप एटलस रखिए, उसका फिजिकल वाला मैप आप देखिए।
जरूर आपको जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये अधिकांश आपको उस एटलस के अंदर मिलेंगे, और स्वाभाविक से बात है उनके लोकेशन जब आप मैप में एटलस के थ्रू याद रखेंगे तो जरूर आपको याद होगी। तो कल हम लोग प्रायदीपी पठार के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।